हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो यूज़ होती है मेज़र करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। ठीक है। तो लेट्स सपोज, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लिखूँ, लेट्स सपोज मैंने 7 लिख दिया, तो 7 कुछ भी हो सकता है। 7 मीटर हो सकते हैं, 7 सेकेंड हो सकते हैं, 7 केजी भी हो सकते हैं। तो 7 कुछ भी हो सकता है। अगर हम 7 के साथ मीटर लगा दें तो यहाँ पे ये हमें बताएगा कि 7 मीटर क्या हो सकता है, किस चीज़ की लेंथ हो सकती है। अगर मैं 7 के साथ केजी लगा दूँ तो ये क्या हो सकता है? अब ये लेंथ तो नहीं हो सकता, ये क्या होगा, किस चीज़ का, मास होगा। अगर मैं 7 के साथ सेकेंड लगा दूँ तो ना ही ये लेंथ हो सकता है, ना ही ये मास हो सकती है। तो ये क्या होगा, फिर ये होगा टाइम। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो लेंथ, मास, टाइम है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। ये क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये जो मीटर, केजी, सेकंड है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट। ये सिंपली अभी हम समझें तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट बोल सकते हैं। तो मीटर, केजी एंड सेकंड आर यूनिट्स, लेंथ, मास एंड टाइम आर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रॉपर्टी है मटेरियल की या सिस्टम की जो क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। ठीक है, दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये एक्सप्रेस होती है किसके प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिट और मेजरमेंट के, जैसे कि मास है। तो मास यहाँ पे जैसे लिखा है 5 kg, तो 5 क्या आ गया यहाँ पे? न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या आ गया? इसके यूनिट आ गए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरे पास है मास, तो मास 5 kg में होगा। अगर मैं लिखूं वेट, तो वेट किस में आएगा मेरे पास? अब वेट केजी में नहीं आता, वेट क्या होती है? फोर्स होती है। तो वेट आएगा 5 न्यूटन में। ठीक है। अगर मैं वेट लिखूं तो वेट किस में लिखना पड़ेगा मुझे? 5 न्यूटन में, क्योंकि वेट फोर्स होती है। और मास क्या होता है? मास, मास ये भाई, मास कैसे यूनिट क्या है? केजी। अगर मैं लिखूं टाइम, कि मान लो कि अभी से लेके 5 सेकेंड के बाद कितना टाइम होगा, तो 0 to 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज से, मतलब कि ये खुद में ही डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि मास। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी, ये सब क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और हमारे पास कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। मास, मास कैसा यूनिट? मैं आपको पहले बता देता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है। मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये सब क्या है हमारे पास? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं भाई, यहाँ पे हम इनके क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट्स। कि इनको यूनिट क्या आएंगे इनके? नेक्स्ट इज इनका डेमेस्टर फॉर्मूला लिखेंगे। डेमेस्टर फॉर्मूला क्या होता है वो आपको भी बताते हैं। मास, तो मास के एसआई यूनिट होते हैं किलोग्राम, जिसके लिए हम सिंबल यूज कर लेंगे केजी। लेंथ के एसआई यूनिट होते हैं मीटर, जिसके लिए हम सिंबल यूज कर लेंगे एम। टाइम के लिए हम सिंबल यूज कर लेंगे सेकंड, और इसके एसआई यूनिट होते हैं सेकंड। टेम्परेचर के एसआई यूनिट होते हैं केल्विन, सिंबल हम यूज कर लेंगे के। इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट होते हैं एम्पेयर, और सिंबल हम यूज कर लेंगे ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके एसआई यूनिट होते हैं कैंडेला, सिंबल हम यूज कर लेंगे सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर किया जाएगा? तो मोल में मेजर किया जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक आपको? कि कोई भी चीज़ जो है वो हम किस में मेज़र करेंगे। ठीक है। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम मीटर में ही मेज़र कर सकते हैं। टाइम, लेंथ को मैं सेकंड में मेज़र नहीं कर सकता, टाइम को मैं मीटर में मेज़र नहीं कर सकता।
तो इसका सिंपली मतलब होता है, SI यूनिट का मतलब ये होता है कि हम जैसे मास मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मैं किस में मेजर करूंगा, तो उसको मैं मेजर करूंगा केजी में। टाइम मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको किस में मेजर करेंगे हम, सेकेंड्स में। क्लियर है। नेक्स्ट इज इनके डायमेंशन फॉर्मूले। तो डायमेंशन फॉर्मूले इनके कैसे लिखेंगे, देखो मास कैसे यूनिट आ गई केजी। अब डायमेंशन फॉर्मूले लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, MLT। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ। देखो MLT, M का मतलब आ गया मास, M का मतलब आ गया हमारे पास मास, L का मतलब आ गया लेंथ, एंड T का मतलब आ गया टाइम। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास किस किस के लिए कितनी कितनी पावर है। तो देखो भाई, यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं, मास कैसे यूनिट होता है, केजी। तो केजी की पावर क्या है, 1, तो यहाँ पे मास की पावर आ जाएगी 1। यहाँ पे लेंथ की कहीं पे कोई बात नहीं है, तो लेंथ की पावर आ जाएगी 0 और टाइम की पावर आ जाएगी 0। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, m की पावर 1। क्योंकि ये चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी कि एनी एक्सपोनेंट रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेंथ। तो लेंथ कैसे यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, l लिखेंगे, फिर लिखेंगे t। अब यहाँ पे देखो लेंथ कैसे यूनिट होते हैं, मीटर। यहाँ पे मास की बात नहीं हो रही तो मास की पावर 0, टाइम की बात नहीं हो रही, टाइम की पावर 0, लेकिन लेंथ कैसे यूनिट तो है ना, लेंथ की पावर क्या है, 1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, l की पावर 1। इस तरह से हम टाइम का लिख देंगे, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास m0 l0 t की पावर 1। तो जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे यूनिट क्या होते हैं, केल्विन। अब यहाँ पे मास है, लेंथ है, टाइम है, लेकिन टेम्परेचर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे टेम्परेचर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, MLT लिखेंगे, और उसके बाद टेम्परेचर का सिंबल। टेम्परेचर के लिए हम या तो K यूज़ कर लेंगे या तो थीटा यूज़ कर लेंगे। तो अगर हम K यूज़ कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K की पावर 1। वैसे ही यहाँ पे भी ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। इलेक्ट्रिक करंट के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर। तो यहाँ पे ना मास की बात हो रही, ना लेंथ की, ना टाइम की। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m भी नहीं है, l भी नहीं है, t भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, a की पावर आ जाएगी 1, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा a की पावर 1। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सेम वैसे ही इसकी डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा cd की पावर 1। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा मोल की पावर 1। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ये स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज या फिर हमारे पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं के ही पार्ट होते हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, प्लेन एंगल या फिर सॉलिड एंगल। ठीक है, अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होंगे, एंगल की बात कर रहे होंगे। या तो एंगल प्लेन हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है। अब प्लेन का मतलब होता है 2D, प्लेन का मतलब क्या आ जाएगा, 2 डायमेंशनल। सॉलिड का मतलब आ जाएगा 3 डायमेंशनल। ये क्या होता है 2D और 3D, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2D वो शेप्स होती हैं जिनके पास वॉल्यूम नहीं होता, जिनके पास वॉल्यूम नहीं होता, और 3D वो शेप्स होती हैं जिनके पास वॉल्यूम होता है। जिनके पास तो वॉल्यूम होगा उन्हें हम क्या बोल देंगे, 3D शेप्स, और जिनके पास वॉल्यूम नहीं होगा उन्हें हम क्या बोल देंगे, 2D शेप्स। जैसे कि एग्जांपल अगर ले लें, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूँ तो सर्कल कैसी शेप होनी चाहिए, यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो ये कैसी शेप होनी चाहिए, 2D होनी चाहिए, 3D होनी चाहिए। देखो सर्कल इज अ, ये क्या है सर्कल, सर्कल क्या होता है 2D या 3D, देखो सर्कल कैसी शेप है 2D। क्यों, क्योंकि इसके पास वॉल्यूम नहीं है, इसके पास वॉल्यूम नहीं है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई 3D शेप, जैसे कि हम यहाँ पे एक क्यूब बना दें, देखो ये क्या आ गया, क्यूब। अब देखो इस क्यूब के पास वॉल्यूम है ना, मतलब इसके अंदर कैपेसिटी है किस चीज़ को स्टोर करने की। तो मतलब कि ये एक 3D शेप हुई। क्यों हुई ये 3D शेप, क्योंकि इसके पास क्या है,
वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक वॉल्यूम है जिसके अंदर हम कुछ जो इसकी कैपेसिटी डिटरमाइन करेगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? 2D शेप्स क्या होते हैं, 3D शेप्स क्या होते हैं, वो क्लियर है। नेक्स्ट इज, अब जो प्लेन एंगल होंगे, प्लेन एंगल क्या होंगे हमारे 2D के लिए, प्लेन किसके लिए होंगे 2D के लिए, और सॉलिड एंगल किसके लिए होंगे 3D के लिए। यानी कि किसी प्लेन ज्योमेट्री में बनने वाला एंगल उसे हम क्या बोलेंगे 2D। तो वो किस में मेजर होता है, हमने आप अभी तक जितने भी एंगल्स पढ़े होंगे वो आप सबने पढ़े होंगे डिग्री में, लेकिन हम यहाँ पे जो प्लेन एंगल की एसआई यूनिट यूज करेंगे वो करेंगे रेडियन। यानी कि इस सर्कल में बनने वाला कोई भी एंगल, जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इस सर्कल में बनने वाला ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम किस में मेजर करेंगे रेडियन में। देखो जैसे कि हमें पता है कि 90 डिग्री, ये पता है 90 डिग्री एंगल होता है, ये एंगल आ गया डिग्री में। इसको अगर मुझे रेडियन में लिखना है तो मैं इसे क्या लिख दूंगा π/2 रेडियन। वैसे ही अगर मुझे 180 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो मैं लिख दूंगा पाई रेडियन। तो प्लेन एंगल के जो एसआई यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं रेडियन, और सॉलिड एंगल के होते हैं स्टीरेडियन। इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो इनके पास कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि अगर मैं एक एक, एक वैल्यू सॉल्व करते हैं, चलो अगर मेरे पास लिखा है साइन 90 डिग्री, इसी को हम क्या लिख सकते हैं साइन π/2। अब साइन 90 डिग्री या फिर साइन π/2 दोनों का मतलब क्या है सेम ही है। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1। अगर हम यहाँ पे लिखें साइन पाई, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 0। तो यानी कि या तो मैं इसको रेडियन में लिखूं, अब ये जो पाई में लिखा है इसका मतलब हो गया रेडियन, ये हो गया डिग्री में, ये आ गई मेरे पास वैल्यू π/2 आ गया रेडियन में, 90 डिग्री आ गया डिग्री में, मतलब साइन आ गया मेरे पास फंक्शन। इस फंक्शन के आगे जो एंगल लिखा है ये वाला एंगल लिखा गया है डिग्री में, ये वाला एंगल लिखा गया है रेडियन में, और इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ रही है, एक वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू के आगे कोई यूनिट नहीं लगा है, तो यूनिट नहीं लगा है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो यहाँ पे प्लेन एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, प्लेन एंगल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। हम यहाँ लिखेंगे नो डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा क्यों है भाई, यहाँ पे कोई डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों नहीं आ रहा है? देखो ये जो हम बोल रहे हैं कि π/2 या फिर डिग्री, ये तो एंगल के यूनिट्स हैं, ना कि एंगल को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। मतलब वो एक नंबर आ रहा है, उस नंबर के आगे कोई यूनिट नहीं लगा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास 5 मीटर है, इसमें अगर मैं 2 मीटर ऐड कर दूँ तो मेरे पास बनेगा 7 मीटर। ठीक है, और अगर मैं साइन पाई को सॉल्व करूँ तो मेरे पास बनेगा 0। अब यहाँ पे ये बात समझना, मैंने लेंथ में अगर लेंथ ऐड करी तो मेरे पास क्या बनी, लेंथ ही बनी। ये क्या आ गया मेरे पास, इसके यूनिट। लेकिन मैंने जब किसी एंगल को, अब ये एंगल किस में है, ये एंगल है मेरे पास रेडियन में। जब मैंने किसी एंगल को किस में मेज़र किया, किसी फंक्शन के साथ, अब ये फंक्शन क्या है साइन, ये एंगल किस में मेज़र किया गया है रेडियन में। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास यहाँ पे क्या बनी, एक वैल्यू आई। ये जो वैल्यू है ये बिना किसी, विदाउट एनी यूनिट आ रही है। अब इसके पास कोई यूनिट नहीं है, तो अगर इसके पास कोई यूनिट नहीं है तो मतलब इसके पास कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पे मैंने 5 मीटर में जब 2 मीटर ऐड किए तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक नंबर भी आ रहा है और एक यूनिट भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये यूनिट है और ये 7 क्या है, मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यानी कि मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और एक यूनिट भी है। अब इस यूनिट के बेस पे हम यहाँ पे एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं और वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल की पावर 1। क्लियर है अब आपको कि यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जो डिराइव की जाए। कहाँ से डिराइव की जाए, वो डिराइव होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से डिराइव की जाए उन्हें क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एरिया की, एरिया एरिया हमें पता है, एरिया के जो ऐसे यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सबसे पहला काम क्या हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, m, फिर लिखेंगे l, फिर लिखेंगे t। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे पावर्स। तो यहाँ पे देखो मास की पावर है 0 क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कोई मास नहीं है, टाइम भी नहीं है, लेकिन लेंथ की पावर क्या है 2। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा l की पावर 2। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें, सेकंड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम हम जब भी लिखते हैं तो वॉल्यूम के यूनिट हम लिखते हैं मीटर क्यूब। सबसे पहला काम क्या हमारा, m लिखेंगे, l लिखेंगे, t लिखेंगे। अब पावर चेक करेंगे, भाई यहाँ पे मास की पावर है 0, टाइम की पावर है 0, लेकिन लेंथ की पावर कितनी है, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, मीटर मतलब किसके यूनिट आ गए, लेंथ के। लेंथ की पावर कितनी है 3। तो यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला एल की पावर 3। अब एल की पावर 3 किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, वॉल्यूम का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल होता है रो। डेंसिटी, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास कैसे यूनिट होते हैं, केजी, और वॉल्यूम कैसे यूनिट होते हैं, मीटर क्यूब। तो इसी को ही मैं और क्या लिख सकता हूँ, केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे नीचे जो पावर पॉजिटिव थी जब ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में तो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की। और अगर ये पावर नेगेटिव की होती तो ऊपर जाके किसकी हो जाती, पॉजिटिव की। अब यहाँ पे इसका मुझे अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, l लिखेंगे और t लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास है, मास की पावर क्या है 1, यहाँ पे मास की पावर क्या है 1, लेंथ की पावर क्या है -3 और टाइम की पावर क्या है 0। तो इसी डायमेंशन फॉर्मूले को अब हम और क्या लिख सकते हैं, m1 l -3। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, डेंसिटी का। उसके बाद देखो स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी दोनों का ही डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, स्पीड के लिए डिस्टेंस यूज़ करेंगे। अब डिस्टेंस कैसे यूनिट क्या होते हैं, डिस्टेंस कैसे यूनिट होते हैं मीटर, और टाइम के होते हैं सेकेंड। तो स्पीड या फिर वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्म, पहले तो यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या बन जाएंगे इसके, मीटर पर सेकेंड। मीटर की पावर आ गई 1 और टाइम की पावर आ गई सेकेंड। तो इसी को हम क्या लिख रहे हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, m लिखेंगे, l लिखेंगे, t लिखेंगे। अब यहाँ पे मास की पावर है 0, लेंथ की पावर है 1 और टाइम की पावर है -1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया एल टी माइनस 1, मतलब L1t -1। नेक्स्ट इज, इसके बाद हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन सिंबल आ गया ए। अब चाहे ये एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जिसका सिंबल है जी, कोई भी एक्सेलरेशन हो, ठीक है, उसके लिए हमेशा ही डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा,
बस वो लीनियर होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के यूनिट क्या थे? अभी देखो हमने अभी निकाले थे, वेलोसिटी के यूनिट थे मीटर पर सेकंड। क्या थे? मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट क्या थे? सेकंड। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा? मीटर सेकंड की पावर -1, और ये वाली पावर भी क्या हो जाएगी? -1, एस की पावर -1। जहाँ बेस सेम है वहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो ये बन जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसके लिए अगर हम डेमेस्टर फॉर्मूला लिखें तो डेमेस्टर फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम एम लिखेंगे, एल लिखेंगे, टी लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे मास की पावर है 0, लेंथ की पावर है 1, और टाइम की पावर है -2। तो इसका डेमेस्टर फॉर्मूला क्या बनेगा? एल टी -2। एल टी -2। ये किसका डेमेस्टर फॉर्मूला आ गया? एक्सेलरेशन का, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी और भी डिराइव्ड डेमेस्टर फॉर्मूले होते हैं जो हम कल कैलकुलेट करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।